हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आवाज जा रही है हमारी? जो भी लोग हमारे साथ लाइन में जुड़े हुए हैं, एक बार मुझे कमेंट करके बताइए, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? क्या मैं ऑडिबल हूँ? क्या मैं विजुअल हूँ? सभी लोग एक बार कमेंट करके बताइए। प्रॉपर ऑडिबल है हम? विजुअल है हम? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? क्या आप मुझे देख पा रहे हैं? आज ये मेरा फर्स्ट क्लास होगा, तो इसीलिए अगर ज्यादा दिक्कत हो तो घबराना नहीं, क्योंकि इसका रिकॉर्डिंग भी हम क्लास के बाद में डाल देंगे। परेशान नहीं होना, ठीक है? प्लीज म्यूट योरसेल्फ। जितने भी बच्चे अगर अपना टॉपिक खोले हो तो अपने आवाज को बंद कर ले। ठीक है, आवाज जा रही है? अब बताइएगा सभी लोग कमेंट करके। चैट में आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं। यस सर, यस सर। चलिए, ऑडिबल है प्रॉपर? चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। ऑफलाइन वाले बच्चे भी आए हुए हैं, हमारे सामने बैठे हुए हैं, और ऑनलाइन में भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम आदित्य कुमार हुआ। मैं पिछले 7 सालों से सीटेट, बीटेट, एस्टेट परीक्षाओं की तैयारी कराता हूँ। ज्यादा इंट्रोडक्शन न देते हुए मैं सबसे पहले अपने अपने परिचय, जो छोटा सा एक परिचय दिया है, पिछले 7 सालों का एक्सपीरियंस मेरा केवल शिक्षक पात्रता परीक्षाओं में है। आज हमारा छतौनी ब्रांच पर फर्स्ट क्लास था। हालांकि जिस दिन से आप लोगों का क्लास स्टार्ट हुआ है, हमारा क्लास उसी दिन से चल रहा है, लेकिन हम चंदमारी ब्रांच पर पढ़ा रहे थे। आज निखिल सर चंदमारी ब्रांच पे पढ़ाने गए हैं, और हम आप लोगों के बीच हैं ऑनलाइन वालों के साथ और छतौनी ब्रांच के साथ। तो देखिए, आप सभी लोग सीटेट की परीक्षा की तैयारी करने आए हैं, और मेरा मानना ऐसा है कि अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी आप करते हैं तो एग्जाम के तैयारी के पूर्व सबसे ज्यादा जरूरी ये होता है उसके सिलेबस के बारे में जानना, उसके पाठ्यक्रम के बारे में जानना, कि हमारा तरीका क्या होना चाहिए किसी परीक्षा को पास करने का, है ना? अर्थात आप सभी लोग इतना तो जरूर जानते होंगे कि कितना नंबर का सवाल हमसे पूछा जाएगा पेपर 1 में या फिर पेपर 2 में। लेकिन हम उस पर चर्चा ज्यादा नहीं करेंगे कि कितना नंबर का सवाल पूछा जाएगा, वो सब आपको पता होगा। हम थोड़ा सा डेप्थ में चर्चा करेंगे कि आखिर कहाँ कहाँ से आपके लिए कैसा सवाल आ सकता है। मेरा मानना ऐसा है कि किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सबसे पहले रास्ता सटीक होना चाहिए। अगर रास्ता आपका सटीक नहीं हुआ तो कड़ी मेहनत के बावजूद भी आप उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसीलिए आज पहला क्लास में सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि भाई सीटेट पेपर 1 हो या फिर पेपर 2 हो, हमारा सही डायरेक्शन मेहनत का क्या होना चाहिए, है ना? बहुत सारे लोग इसमें से पहले से हमको जानते भी होंगे, सोशल मीडिया या वगैरह वगैरह कहीं से आप देखे होंगे। बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, इसीलिए मैं अपना नाम का परिचय आपके साथ दे दिया हूँ। अब हम लोग शुरू करते हैं सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 के सिलेबस की कहानी। एक बार मैं ऑनलाइन छात्रों से आग्रह करूंगा कि अगर मुझे आप प्रॉपर ऑडिबल सुन पा रहे हैं तो एक बार कमेंट कर दीजिए, एक बार यस लिख के भेज दीजिएगा, ताकि मुझे कंफर्म पता चले कि अब मैं स्टार्ट कर सकता हूं। ठीक है ना? ताकि मुझे कंफर्म पता चले कि अब मैं स्टार्ट कर सकता हूं। कोई दिक्कत परेशानी तो आपको नहीं है ना? यस सर, यस सर, यस सर। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। चलिए, तो ये हो गया। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सीटेट का, और सीटेट में हम लोग बात करेंगे दोनों पेपर का। ठीक है ना? एक हमारे सामने आता है पेपर 1, आप सभी को पता है। और पेपर 1 किसके लिए होता है? तो ये होता है 1 से 5 के लिए। अगर आप प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं तो सीटेट का पेपर 1 आपको क्लियर करना होगा। और एक होता है आपके सामने पेपर 2। पेपर 2 जो होता है वो 6 से 8 के लिए होता है। अर्थात उच्चतर प्राथमिक, मतलब हम कहें तो उच्च प्राथमिक 6 से 8 क्लास का टीचर अगर आपको बनना है
तो आपको पेपर 2 क्वालिफाई करना होगा। इतनी जानकारी आपको पहले से होगी, है ना। हम लोग इसके सिलेबस के बारे में अगर हम देखें तो सिलेबस पेपर 1 में क्या है कि पेपर 1 में आपसे सीडीपी पूछेगा कितना नंबर का, तो 30 नंबर का। कितना नंबर का? 30 नंबर का, है ना। उसके बाद में आपसे मैथ पूछा जाएगा, मैथ आपसे पूछा जाएगा 30 नंबर का। और उसके साथ ईवीएस इन्वायरमेंटल स्टडीज आपसे पूछा जाएगा 30 नंबर का। और उसके साथ आपसे फिर से हिंदी पूछा जाएगा कितना नंबर का? 30 नंबर का। और हिंदी को लैंग्वेज 1 के रूप में आप रखेंगे तो 30 नंबर का आपसे हिंदी पूछेगा, ठीक है ना। अगर हम बात करें तो आपसे संस्कृत भी पूछा जा सकता है, या इंग्लिश, या फिर उर्दू। इन तीनों में से बहुत सारे लैंग्वेज के ऑप्शंस होते हैं, लेकिन अमूमन हम लोग तीन पर ही बात करेंगे क्योंकि इसी तीनों में से आप लोग कोई लीजिएगा, है ना। तो या तो संस्कृत, नहीं तो इंग्लिश, नहीं तो उर्दू। इसमें से लैंग्वेज 2 में से आपसे पूछा जाएगा कितना नंबर का? 30 नंबर का सवाल। मतलब कुल मिलाकर 150 मार्क्स की कहानी आपका बनता है, ठीक है ना। आपसे सवालों की संख्या होगा 30 25 150, और 150 नंबर मतलब एक नंबर का सवाल एक रहेगा। अर्थात एक क्वेश्चन के लिए एक नंबर निर्धारित रहेंगे आपके परीक्षा में। फिर अगर हम बात करते हैं पेपर 2 का, तो पेपर 2 में जैसे यहाँ पर सीडीपी पूछा जा रहा है 30 नंबर का, उसी तरह से यहाँ पर भी सीडीपी आपसे 30 नंबर का पूछा जा सकता है। मैथ और ईवीएस पेपर 2 में आपको नहीं मिलेगा, है ना। हिंदी यहाँ पर 30 नंबर का पूछा गया है, तो पेपर 1 में हिंदी है, तो पेपर 2 में भी आपको हिंदी 30 नंबर का पूछा जा सकता है। और उसके बाद में इंग्लिश की बात करें, या फिर संस्कृत की बात करें, या फिर उर्दू की बात करें, यह भी आपसे पूछा जाएगा कितने नंबर का? तो 30 नंबर का। समझ में आ रही है बातें? बाहर कोई खड़ा है क्या? देखिए तो 30 नंबर का। तो ये हो गया हमारा सीडीपी हिंदी, और लैंग्वेज 2 के रूप में आप इंग्लिश संस्कृत या उर्दू को भी आप रख सकते हैं। अब उसके बाद में चूंकि 6 से 8 की कहानी जो होता है वो स्नातक स्तरीय टीचर कहलाता है। मतलब आपका जो ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट है वो माने रखता है कि आप 6 से 8 में किस चीज का टीचर बनने वाले हो। सपोज दैट कि अगर आपका साइंस स्ट्रीम कुछ रहा, ग्रेजुएशन में आपने बॉटनी, जोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ वगैरह साइंस स्ट्रीम से अगर आपका ग्रेजुएशन है, तो आप साइंस के टीचर बनेंगे 6 से 8 में। अगर आर्ट्स से ऑनर्स है, आर्ट्स ऑनर का मतलब ये हो गया कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइकोलॉजी, होम साइंस, फलना चिलना जो भी हो आर्ट्स स्ट्रीम का, तो स्वाभाविक सी बात है कि आप 6 से 8 में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक बनने वाले हैं। अगर आपका हिंदी ऑनर्स होगा, इंग्लिश ऑनर्स होगा, तो 6 से 8 में आप भाषा के टीचर बनेंगे। मतलब 6 से 8 में जो शिक्षकों की बहाली होती है वो कुल 3 स्ट्रीम में होता है। एक तो होगा सामाजिक विज्ञान के शिक्षक, एक होगा विज्ञान के शिक्षक, और एक होगा भाषा के शिक्षक। अब डिपेंड करता है कि आपका ग्रेजुएशन में कौन सा ऑनर्स है, उसी के अनुसार निर्धारित होगा कि आप किसका टीचर बनने वाले हैं। लेकिन सीटेट में 2 ही टाइप का एग्जाम लिया जाएगा आपसे, वहां पर लैंग्वेज का कोई जिक्र नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपने आर्ट्स से ऑनर्स किया है, किसी भी आर्ट सब्जेक्ट से अगर आपका ऑनर्स है, तो या तो आपसे पूछा जाएगा कि अगर मान लीजिए हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी किसी से भी अगर आप ऑनर्स है, तो आपसे एसएसटी पूछा जाएगा। एसएसटी मतलब क्या हुआ? सामाजिक अध्ययन, है ना। अगर आपका बॉटनी, जोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अगर ऑनर्स है, तो आपसे पूछा जाएगा साइंस, ठीक है ना। और ये होगा कितने नंबर का? 60 नंबर का। तो कुल मिलाकर यह भी कितना नंबर हो जाता है? 150 मार्क्स हो जाता है। अब हमारे बात को समझते चलिएगा कि भाई ये कहानी जो है 150 नंबर पर टिका हुआ है, चाहे वो पेपर 1 की बात करें या फिर पेपर 2 की बात करें, है ना। और अगर आप किसी भी रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी या फिर एससी या फिर एसटी, है ना, तो आपको लाना है 150 का 55% मार्क्स, अर्थात 82 नंबर आपको लेकर आना है। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मतलब किसी भी कैटेगरी, अनरिजर्व कैटेगरी जिसको सामान्य बोला जाता है, तो आप 150 को आपको लाना पड़ेगा 60% मार्क्स, अर्थात आपको लाना पड़ेगा 90 नंबर, तभी आप पास माने जाएंगे।
सीटेट की परीक्षा का एक नियम है कि इसमें जो होता है बच्चा कितना फॉर्म भरा उससे बोर्ड को कोई मतलब नहीं है। इसको केवल मतलब इससे होता है कि हमारा कट ऑफ अगर तुम पार कर लिए हो तो आराम से हम तुमको पात्र मान सकते हैं। और सीटेट का फुल फॉर्म तो आप लोग जानते होंगे, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा। तो सीटेट का जो एग्जाम है वो एग्जाम जो है आपको नौकरी दिलाने की गारंटी नहीं देता है, आपको शिक्षक बनने के पात्र बनाता है, योग्य बनाता है। मतलब आप इस परीक्षा को पास करते हैं तो सरकार यह समझना या फिर शासन यह समझना चालू कर देती है कि हाँ आप शिक्षक बनने के योग्य हैं। आपके पास बहुत सारी डिग्रियां हो लेकिन अगर यह पात्रता आप पास नहीं है तो यह माना जाएगा कि आप शिक्षक बनने के योग्य अभी नहीं हुए। इसीलिए इसका नाम है पात्रता परीक्षा, मतलब आप पात्र है कि नहीं। क्लियर हुआ? अब उसके बाद में देखिए इसका कट ऑफ फिक्स है, 82 नंबर लाना है रिजर्वेशन कैटेगरी वालों के लिए और 90 नंबर लेकर आना है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। लेकिन दुख की बात यह है कि इसमें रिजल्ट का प्रतिशत बहुत कम है, नगण्य है। पास करने वालों की संख्या अगर सामान्य विचार से कहे तब हम आपको बताते चले, इस बार का डाटा 2 दिन पहले पब्लिश हुआ था, आप लोगों ने शायद देखा भी होगा कि कितना लड़का फॉर्म भरा था, कितना लड़का परीक्षा में बैठा और कितना पास हुआ। हाँ, लगभग 22 लाख के आसपास में बच्चे अपीयर हुए थे इसमें। लेकिन दुख की बात यह है कि केवल 8% बच्चे ही पूरे भारतवर्ष में पास कर पाए। पूरे भारतवर्ष में कितना? 8%। जबकि पिछला साल यह परसेंटेज 13% था। दिन प्रतिदिन परसेंटेज जो है पास करने का वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है। पिछला साल 13% बच्चे पास किए और इस बार कितना प्रतिशत? तो इस बार हो गया यह 8%। 2023 की कहानी मैं अगर आपको बताऊं, 2023 की जुलाई की कहानी, तो ये 13% था और 2023 के दिसंबर की कहानी अगर मैं बताऊं तो वो 8% हो गया। मतलब रिजल्ट के उत्तीर्णांक प्रतिशत में 5% का गिरावट देखने को मिला। तो 8% का मतलब आप समझ सकते हैं, अगर 100 बच्चा एग्जाम दिया होगा तो उसमें से 8 बच्चा पास किया होगा और 92 बच्चा फेल कर गया होगा। तो आप इसको देखिए और समझिए कि फेल करने वालों का प्रतिशत काफी अच्छा खासा है, जबकि पास करने वालों का प्रतिशत बहुत कम है। आपके मन में एक विचार आ सकता है और वह विचार क्या हो सकता है कि सर यह परसेंटेज इतना कम क्यों है जबकि कट ऑफ फिक्स है ना? तो इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन और सबसे बड़ा गलती जो बच्चा करता है, वो सबसे बड़ा कारण इसके पीछे ये है कि आप अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ाई नहीं करते हो, आप सीधे पढ़ना चालू कर देते हो। और आजकल के परीक्षा को पास करने के लिए हार्डवर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क की जरूरत होती है। तो स्मार्ट वे अगर आप लर्निंग करेंगे तभी आप 8% का हिस्सा बन पाएंगे। अगर आपका स्मार्ट वे लर्निंग नहीं रहेगा तो आप 8% का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। मतलब सीधे आप हार्ड वर्किंग कीजिएगा तो उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो मैं आपको स्मार्ट वे में लर्निंग कैसे होता है और आपको अपने सिलेबस को कैसे समझना है, इस पर हम चर्चा करेंगे। बोलिए, रेडी है ना? तो सबसे पहले यहाँ पर सीडीपी देखिए, क्वेश्चन जो होता है सीटेट में वो 2 टाइप का आपसे पूछा जाता है, ठीक है ना? सीटेट में क्वेश्चन जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक होता है फैक्ट बेसिस क्वेश्चन और एक होता है कॉन्सेप्ट बेसिस क्वेश्चन। फैक्ट बेसिस क्वेश्चन को हम लोग हिंदी में बोलेंगे तथ्य आधारित प्रश्न और कॉन्सेप्ट बेसिस क्वेश्चन को बोलेंगे अवधारणा आधारित प्रश्न। एक क्वेश्चन आपके सामने ऐसा आ सकता है जो आपके तथ्य से रिलेटेड होगा, यानी कि आपके फैक्ट से रिलेटेड होगा, और एक क्वेश्चन ऐसे आएंगे आपके एग्जाम्स में जो आपके अवधारणा यानी कि आपके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होगा, वो तथ्य से रिलेटेड नहीं होगा। अगर हम आम भाषा में कहें तो फैक्ट बेसिस क्वेश्चन का मतलब ये हो गया कि ये ऐसे क्वेश्चन का टाइप है जिसको आप याद कर सकते हैं, मतलब याद करने वाला होगा फैक्ट बेसिस। जबकि हम कॉन्सेप्ट बेसिस की बात करें तो यह होगा हमारा कौन सा? समझने वाला। तो समझने वाला को हम लोग बोलेंगे कॉन्सेप्ट बेसिस और याद करने वाले को हम लोग क्या बोलेंगे? फैक्ट बेसिस।
तो आपके सीटेट में ना दोनों टाइप के सवाल मिलेंगे। एक बच्चा कमेंट किया है कि सर पिक्चर नहीं दिख रहा है। क्या आप सभी को नहीं दिख रहा है? क्या आप सभी को हम नहीं दिखाई दे रहे हैं? कमेंट करके बताइए एक बार। एक बच्चे कमेंट किए हैं कि सर दिख नहीं रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए, इसका मतलब हम बिल्कुल क्लियर है, विजुअलाइज है। जिनको नहीं दिख रहा है एक बार रिफ्रेश कर लीजिए। क्लास से आप लॉग आउट होकर के फिर से लिंक पर क्लिक करके आ जाइए, रिफ्रेश कर लीजिए। मोबाइल कभी कभी फंस जाता है जिसके कारण नहीं दिखता है। दिख रहा है सर, सभी बच्चे कमेंट कर रहे हैं दिख रहा है। चलिए, तो ये हो गया याद करने वाला फैक्ट बेसिस क्वेश्चन, और एक हो गया हमारा कौन सा, कॉन्सेप्ट बेसिस क्वेश्चन, जो समझने वाला होता है। अब सवाल ये है कि सर 150 नंबर में समझने वाले प्रश्नों की संख्या कितनी होती है और याद करने वाले प्रश्नों की संख्या कितनी होती है, इस पर विशेष चर्चा हम लोग करेंगे। सीडीपी जो आप देख रहे हो बाबू, ये सीडीपी पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बेसिस ही होता है। अच्छा, जहां पर हम सी लिखेंगे ना वहां समझ जाना कि ये कॉन्सेप्ट बेसिस है, और जहां पर एफ लिखेंगे तो समझ जाना कि ये फैक्ट बेसिस है। क्लियर? मैथ यहाँ पर 30 नंबर का आपको दिख रहा है, तो भूलवश सबसे बड़ा प्रॉब्लम बच्चा का यहीं पर होता है। जैसे ही वह पेपर 1 में मैथ को देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि अरे भाई ये तो मैथ है, इसका मतलब हमको मैथ बहुत ही शानदार तरीके से बनाना चाहिए। और मैथ पर बच्चा खूब मेहनत करना चालू कर देता है, यहाँ तक कि आर्य सवाल का पूरा मैथ समाप्त कर देता है। अलजेब्रा से लेकर त्रिकोणमिति से लेकर ज्यामिति से लेकर के, और हम कहेंगे तो नल पाइप टंकी काम समय समय दूरी सब क्लियर कर लेता है। लेकिन दुख की बात यह है कि आरएस अग्रवाल पूरा कंठस्थ कर लीजिएगा, उसके बाद में भी सीटेट में मात्र 7 से 8 क्वेश्चन आपसे बनने वाला है मैथ का। इसके पीछे रीजन ये है कि आपका जो पढ़ाई था, आपका जो मेहनत था, वो रॉन्ग डायरेक्शन में था, वो राइट डायरेक्शन में नहीं था। आपने मेहनत किया, तब बच्चा बाद में कहता कि बताइए हम तो ये पूरा किताब बना गए थे, इसके बावजूद भी हमसे नहीं बना। आप किताब बना गए थे, ये बात मानते हैं हम, लेकिन आपका जो मेहनत करने का तरीका था, उसका रास्ता सही नहीं था। आप सही रास्ते में करते तो शायद 30 में 25 नंबर आ सकते थे। तो सबसे पहले अगर आपके दिमाग में ये चीजें बैठा हुआ कि पेपर 1 में हमसे 30 नंबर का मैथ पूछेगा, तो इसको अभी भूल जाइए। 30 नंबर का मैथ कभी नहीं पूछेगा। इसमें 2 पार्ट बटा हुआ रहेगा। एक होगा हमारा फैक्ट बेसिस मैथ, जिसको हम लोग मैथ कंटेंट कहेंगे, और एक होगा हमारा कॉन्सेप्ट बेसिस मैथ, जिसको हम लोग मैथ शिक्षण कहेंगे, यानी कि मैथ पेडागोजी। देखिए, फैक्ट में और कॉन्सेप्ट में अंतर क्या होगा। फैक्ट वाला में सामान्य सा प्रश्न पूछेगा जिसका उत्तर आप एक लाइन में बनाकर दे सकते हो, जबकि कॉन्सेप्ट वाला में क्या होगा कि आप बनाकर उत्तर नहीं दे सकते, उसके अवधारणा को समझाना होगा। फैक्ट वाला में क्या कहेगा कि 2 गुना 2 बराबर क्या होगा। सपोज दैट हम एक उदाहरण दे रहे हैं, 2 गुना 2 बराबर क्या होगा, तो आप बनाकर उत्तर देना होगा आपको क्या कि 4 होगा। लेकिन इसी क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट में कैसे पूछेगा कि 2 गुना 2 बराबर 4 होता है, मतलब जो आप फैक्ट बेसिस में निकालना था वो कह देगा कॉन्सेप्ट में। अब कहेगा इसमें क्वेश्चन क्या कि 2 गुना 2 बराबर 4 होता है। इस गुना की अवधारणा को सिखाने के लिए एक टीचर होने के नाते आप कौन से विधि का इस्तेमाल करोगे, या फिर बच्चा को आप कैसे सिखाओगे। अब सोचिए दोनों क्वेश्चन में कितना अंतर हो गया। समझ पा रहे हैं आप हमारे बात को? दोनों क्वेश्चन में बहुत सारा अंतर हो गया। भाई ये तो क्वेश्चन ऐसा था जिसको गुना की अवधारणा पता हो वो बना देगा, लेकिन हमको लगता है पूरा बोर्ड मास पता होने के बाद में भी ये क्वेश्चन नहीं हिलेगा जब तक आप पेडागोजी के कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़े। अब आपसे ये पूछ दिया एज ए टीचर आप बच्चा को गुना कैसे सिखाएंगे, एज ए टीचर आप बच्चा को एडिशन कैसे सिखाओगे, सब्सट्रैक्शन कैसे सिखाओगे, बोर्ड मास के रूल रेगुलेशंस को कैसे फॉलो करने के लिए बोलोगे। तो क्या करना होगा, हमको एक कॉन्सेप्ट बनाना होगा कि एज ए टीचर हमारा बिहेव कैसा होना चाहिए, मैथमेटिक्स के वे में, या फिर ईवीएस के वे में, या फिर हिंदी के वे में, या फिर संस्कृत उर्दू या इंग्लिश के वे में, है ना। उसी को हम लोग क्या कहेंगे, उसी को हम लोग कहते हैं पेडागोजी, उसी को हम लोग कहते हैं शिक्षा शास्त्र। ठीक है ना। तो देखिए 15 नंबर का हो गया हमारा कौन सा, 15 नंबर का हो गया मैथ कंटेंट, और 15 नंबर का हो गया मैथ कॉन्सेप्ट।
ठीक है। फिर उसी तरह से ईवीएस हमारे सामने आता है तो हमारे दिमाग में ही बात चलता है कि ईवीएस का मोटा मोटा बुक लेकर के पूरा इकोलॉजिकल सिस्टम रट जाते हैं हम लोग, पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को खत्म कर लेते हैं हम लोग, है ना। और उसके बाद में होता क्या है, होता ये है कि जो हम पढ़े थे उससे क्वेश्चन आया नहीं, क्योंकि आप राइट डायरेक्शन में मेहनत नहीं किए थे। अब देखिए यहाँ भी दो पार्ट बटा हुआ है बाबू, ध्यान देना। 15 नंबर का जो होगा वो होगा ईवीएस फैक्ट, और 15 नंबर का जो होगा वो होगा ईवीएस कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। फैक्ट और कॉन्सेप्ट दोनों बटा हुआ रहेगा। एक ईवीएस का सवाल ऐसा आ सकता है जिसमें डायरेक्ट आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। जैसे प्रश्न कैसा हो सकता है, प्रश्न कैसा हो सकता है, कुछ इस प्रकार का प्रश्न हो सकता है कि आपसे पूछा जाए कि बताइए पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के किस भाग के द्वारा होता है। तो आपको सीधा एक जवाब खोजना है, पत्तियों के द्वारा, बोले ना। तो वैसा क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, ईवीएस फैक्ट का सवाल हो गया, जिसका एक लाइन में उत्तर प्रश्न हो और एक लाइन में जवाब हो, जिसको हम रटकर याद भी कर सकते हैं। लेकिन उसी को परिवर्तित करेगा ईवीएस में, तो आपसे यहाँ पूछा जा सकता है कि पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को अपने पत्तियों द्वारा करते हैं, इस क्रिया विधि को 5वीं क्लास के बच्चों में एज ए टीचर आप कैसे सिखाएंगे। तो बताइए मामला परिवर्तित हो रहा है। तो एक हो गया ईवीएस फैक्ट और एक हो गया ईवीएस कॉन्सेप्ट। ईवीएस फैक्ट में जो होगा वो 15 नंबर पूरा रटने वाला होगा, और ईवीएस कॉन्सेप्ट में जो होगा वो 15 नंबर पूरा और पूरा समझने वाला होगा। हमारे बात को आप समझ पा रहे हैं। इसीलिए यहाँ भी दो भाग आपको मिलेंगे। हिंदी में भी वैसे ही दो पार्ट बटा हुआ रहता है। जैसे ही बच्चा हिंदी देखेगा पूरा व्याकरण रटना चालू कर देता है, उल्टा शब्द सीधा शब्द, व्याकरण, संधि, समास, शब्द भेद, अलंकार सब रट देता है। लेकिन पूरा व्याकरण रटने के बाद में सीटेट में आप मात्र 2 से 3 सवाल को हल कर पाएंगे, उससे ज्यादा सवाल आपसे हल होने वाला नहीं है, क्योंकि आपका डायरेक्शन और वे क्या था, गलत था, आप सही डायरेक्शन में मेहनत नहीं किए हैं। उसी तरह से यहाँ पर भी दो पार्ट बटा हुआ रहेगा। 15 नंबर हिंदी फैक्ट रहेगा और 15 नंबर हिंदी का पेडागोजी रहेगा, जिसको हिंदी शिक्षा शास्त्र के हम नाम से जानेंगे। और इस 15 नंबर में भी दो पार्ट बटा हुआ है। 7 नंबर का 8 नंबर का आपसे पूछेगा गद्यांश और 7 नंबर का पूछेगा पद्यांश। गद और पद आप जानते हैं, कहानी पढ़ के उसका उत्तर देना है गद्यांश में, और कवि का भाव, कवि के वाक्यों को पढ़ के उसके भावनाओं को प्रस्तुत करना है किसमें, तो पद्यांश में। तो गद और पद दोनों मिलकर ही हो जाता है 15 नंबर। लेकिन इतना दिमाग में रखे, मीना कुमारी प्लीज म्यूट योर सेल, आप अपने आवाज को बंद कीजिए, बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि 15 नंबर फैक्ट हो गया 8 नंबर, और 15 नंबर में 8 नंबर हो गया गद वाला भाग, और 7 नंबर हो गया हमारा कौन सा, पद वाला भाग। क्लियर है। तो 8 और 7 मिलकर टोटल कितना हो गया, तो टोटल हो गया 15 नंबर। बोलो क्लियर। जैसे हिंदी का मामला है सेम एज इट इज इंग्लिश, संस्कृत या उर्दू का मामला है, केवल लैंग्वेज का परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। हिंदी में हम पढ़ेंगे आम, इंग्लिश में पढ़ेंगे मैंगो। हिंदी में पढ़ेंगे आम, संस्कृत में पढ़ेंगे आम्रम, बस दूसरा कोई अंतर नहीं है। हिंदी में पढ़ेंगे हम जल, इंग्लिश में पढ़ेंगे वाटर। हिंदी में पढ़ेंगे अर्जन, इंग्लिश में पढ़ेंगे इक्विजिशन। बाकी कॉन्सेप्ट जो होगा, जो कॉन्सेप्ट हिंदी वाला का होगा, जो कॉन्सेप्ट हिंदी वाला का होगा वही कॉन्सेप्ट जो है संस्कृत और इंग्लिश वाला का भी होगा। मीना कुमारी, अगर आप हमारी आवाज को सुन रहे हो तो आप अपने आवाज को बंद कीजिए, प्लीज म्यूट योर सेल्फ। आप अपने आवाज को बंद रखेंगे, प्लीज म्यूट योर सेल्फ, ठीक है ना। तो ये कहानी हो गया संस्कृत, इंग्लिश या उर्दू का, ठीक है ना। अब आप ही बता दीजिए, आप ही बता दीजिए कि हमने दो टाइप का क्वेश्चन आपके सामने रखा था, एक फैक्ट बेसिस क्वेश्चन और एक कॉन्सेप्ट बेसिस क्वेश्चन। तो आप काउंट करके मुझे बताइए कि फैक्ट वाला यानी कि फैक्ट बेसिस सवालों की संख्या 150 में कितना आपको दिख रहा है, और कॉन्सेप्ट बेसिस सवालों की संख्या 150 में आपको कितना दिख रहा है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग काउंट करते हैं। 30 नंबर तो पूरा पूरा सी था, तो यहाँ पर 30 नंबर हो गया सीडीपी में। और फिर यहाँ पर मैथ में कितना नंबर, सी है 15 नंबर। ईबीएस में कितना नंबर, सी 15 नंबर। और हिंदी में कितना नंबर, सी 15 नंबर। और संस्कृत में कितना नंबर, सी या इंग्लिश या उर्दू में 15 नंबर।
मतलब सी वाले सवालों की संख्या 15, 30, 45, 60 है, 60, 30, 90। कॉन्सेप्ट बेसिस सवालों की संख्या टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना हो गया? 90। तो आप बताइए 150 में से जब 90 नंबर हमारा अवधारणा आधारित प्रश्न है तो आप समझिए कि फैक्ट बेसिस क्वेश्चन की संख्या कितना होगा? 150 में से 90 घटा दीजिए तो 60। अब समझिएगा, पूरे देहाती भाषा में इसको समझते चलिए। आपके पास में 150 क्वेश्चन मिलेगा और 150 क्वेश्चन में 60 नंबर आपको रटकर याद करना है और 90 नंबर आपको समझकर उत्तर देना है। तो आप बताइए ज्यादा मेहनत हमको किस पर करना चाहिए, फैक्ट पर या फिर कॉन्सेप्ट पर? कॉन्सेप्ट पर। अगर हम कॉन्सेप्ट पर मेहनत करते हैं, अगर यह विचार हमको समझ में आ जाता है तो रटने का तो अपना एक दायरा होगा ना कि इतना हमको रटना है, तो हम रटेंगे तो कुछ ना कुछ नंबर तो वहां से खींच ही लेंगे। अर्थात अगर हमारा कॉन्सेप्ट तगड़ा हो जाएगा, हमारा अवधारणा अगर क्लियर हो जाए तो मैं मानता हूं कि सीटेट आप आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहीं पर फंस जाता है, बच्चे को यही चीज समझ में नहीं आता है, जिसको हम आम भाषा में कहेंगे शिक्षा शास्त्र, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं पेडागोजी। पेडागोजी से डर है बच्चा को। अगर आपका सीटेट की परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हैं, मनोविज्ञान और पेडागोजी इस दोनों पर पकड़ आपका अगर बन गया है तो हमको लगता है कि परीक्षा में कोई दिक्कत ही नहीं होगा। क्योंकि खेल दो ही चीज का होता है, साइकोलॉजी और शिक्षा शास्त्र का। साइकोलॉजी तो पूरा पूरा 30 नंबर का होता है और शिक्षा शास्त्र तो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर विषय में यह घुसा हुआ है। हर विषय में कितना क्वेश्चन भी इसका बड़ा रहेगा, यह अवधारणा भी बहुत लंबा रहता है और हर विषय में पेडागोजी का सवाल आपको आएगा। ठीक है ना? तो आज से आप दिमाग में बैठा लीजिए कि आपको रटना है कि समझना है। बताइए, हमको तो समझना है भाई, बोले ना। हमको समझना है, तभी तो समझने वाले क्वेश्चन को हम हल कर पाएंगे। रटने पर हमको ज्यादा ध्यान नहीं देना है, हमको सबसे ज्यादा ध्यान किस पर देना है? तो समझने वाले सवालों पर। उसी तरह से पेपर 2 में भी होगा। सीडीपी 30 नंबर का आपको दिख रहा है, सेम जैसे मामला यहाँ वैसे ही यहाँ। हिंदी का जैसे मामला पेपर 1 में है, उसी तरह से पेपर 2 में भी हिंदी का मामला रहेगा। उसके बाद में संस्कृत, इंग्लिश या उर्दू का जो मामला है उसी तरह से रहेगा आपका कहाँ? पेपर 2 में इंग्लिश, संस्कृत या उर्दू का। लेकिन यहाँ पर मैथ और ईवीएस गायब हो जाएगा पेपर 2 में। मैथ ईवीएस यहाँ पर पेपर 2 में आपसे नहीं पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाएगा या तो एसएसटी और नहीं तो साइंस। तो सीधा समझिए एसएसटी साइंस 60 नंबर का पूछा जा रहा है। इसी 60 नंबर में भी पेडागोजी आपको मिलेगा। 20 नंबर का एसएसटी पेडागोजी मिलेगा, या फिर सामाजिक विज्ञान शिक्षा शास्त्र उसको बोलेंगे, या फिर आपको 20 नंबर का साइंस के अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपको विज्ञान शिक्षा शास्त्र मिलेंगे। मतलब 20 नंबर का पेडागोजी मिलेगा और 40 नंबर का आपको क्या मिलेगा? सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा। अगर आप साइंस से होंगे तो आपसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ से सवाल किया जाएगा। अगर आप एसएसटी के होंगे तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी से आपसे सवाल 40 नंबर का किया जाएगा। ठीक है ना? और इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? 40 नंबर में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए एनसीईआरटी को फॉलो करना होगा बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि सीटेट का जो क्वेश्चन होता है वो पूरा पूरा एनसीईआरटी से ही होता है। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं? तो ये हो गया सिलेबस। अब जैसे मैं आपके सामने एक प्रश्न कर रहा हूं, उस प्रश्न पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हमारा प्रश्न ये है कि बिहार की राजधानी पटना है ना जी? आप सभी जानते हैं कि नहीं? बताइए, बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना। तो आपको पता है तो एक लाइन में आपको कह दिए पटना। जिसको नहीं पता होगा वो एक लाइन में रट भी लेगा पटना। समझ पा रहे हैं? अगर जिसको नहीं पता होगा तो उसको रटने में क्या दिक्कत है? बिहार की राजधानी पटना, बिहार की राजधानी पटना, बिहार की राजधानी पटना, बिहार की राजधानी पटना। कल होकर के हम उससे सवाल पूछेंगे कि बिहार की राजधानी कहाँ है, तो क्या बोलेगा? पटना बोलेगा ना। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो प्रश्न हो गया ये फैक्ट बेसिस है, जिसको रटकर आप याद कर सकते हैं। लेकिन हमने सवाल कुछ दूसरे दिन और परिवर्तित कर दिया। बिहार की राजधानी पटना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है। ऑप्शन नंबर 1, पटना में गांधी मैदान है। ऑप्शन नंबर 2, पटना में विश्वकुमान भवन है। ऑप्शन नंबर 3, पटना में इंडिया गेट है।
ऑप्शन नंबर 4 पटना गंगा नदी के किनारे है। बताइए कौन सा असत्य है? पटना में इंडिया गेट, ये असत्य हो गया ना। अब समझिएगा हमारे बात को, हम केवल लॉजिक आपको समझाना चाह रहे हैं। एक क्वेश्चन पटना के बारे में था जिसको आप रटकर याद कर सकते थे कि बिहार की राजधानी कहाँ है, पटना। लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा था कि अगर आप पूरे पटना को नहीं जानेंगे तो वो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। हमारी बात को आप समझ पा रहे हैं? अगर आप पूरे पटना को नहीं पढ़े तो क्वेश्चन आपसे बनने वाला नहीं है। अर्थात ये क्लियर हो गया कि जो दूसरा वाला टाइप का सवाल था पटना के बारे में, उसी टाइप का क्वेश्चन होगा आपका सी टाइप, कॉन्सेप्ट बेसिस। आज जो पहला क्वेश्चन था बिहार की राजधानी कहाँ है, वो हो गया फैक्ट बेसिस। ठीक है, तो पूरे अवधारणा को जिस तरह से आप नहीं समझेंगे, जब तक आप नहीं समझेंगे, तो हमको लगता है कि बहुत मुश्किल आपको आगे हो जाएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो परीक्षा निकालना बहुत मुश्किल है। और हम लोग सबसे ज्यादा काम करेंगे कॉन्सेप्ट पर ही। ठीक है, एक बच्चे का सवाल है कि सर लैंग्वेज के बारे में बता दीजिए मेरे से। ओहो, इसके बारे में तो हमने चर्चा किया था, पिछले बैच में भी चर्चा किया था कि लैंग्वेज 1 और 2 को बहुत ध्यान में रखना पड़ता है। लैंग्वेज 1 का जो मामला होता है वो 91 से 120 का होता है, जबकि लैंग्वेज 2 जो होता है वो 121 से 150 का होता है। बहुत सारा बच्चा लैंग्वेज 2 में लैंग्वेज 1 को रंग देता है, लैंग्वेज 1 में लैंग्वेज 2 को रंग देता है, जिसके कारण रिजल्ट गड़बड़ा जाता है। उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है क्वेश्चन में, बच्चा नहीं देखता है तो। लेकिन हमने पिछले बैच में क्वेश्चन लाकर बच्चों को दिखाया था कि ऐसा गलती ना करना, क्योंकि 5% रिजल्ट उसके कारण भी गड़बड़ हो जाता है। सब कुछ पढ़ के गए लेकिन लैंग्वेज 1 को 2 में भर दिए, 2 को 1 में भर दिए, सारा गड़बड़ हो जाएगा। मतलब 60 नंबर आपका सीधे खत्म हो गया। ठीक है ना। अब जिस परीक्षा में 150 नंबर का एग्जाम का परीक्षा हुआ, 60 नंबर सीधे खत्म हो जाए, तो सोच रहे हैं आप पास करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, बहुत ज्यादा मुश्किल है ना। तो ये कहानी होगी हमारा किसका, बताइएगा, सिलेबस का। हम लोग कॉन्सेप्ट पर ज्यादा काम करेंगे, हम लोग रटने पर ज्यादा जोर देंगे, ज्यादा जोर नहीं देंगे, हम लोग समझने पर ज्यादा जोर देंगे, ताकि 8% वाले में हमारा हिस्सेदारी बन पाए। हमको 92% वाला में नहीं जाना है। अब आप सोचिएगा कि सर सीटेट पास करने के बाद में हम क्या करेंगे, इससे क्या फायदा है। तो मैं आपको इसका फायदा 2-4 बता देता हूं, क्योंकि भाई जिस चीज की तैयारी आप कर रहे हैं तो सबका अपना एक लक्ष्य होता है कि हम ये क्यों कर रहे हैं। अगर आप इसका तैयारी कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो मन में लालसा होगा कि हम ये इस चीज के लिए इस चीज का तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे अपॉर्चुनिटी पहला जो होता है वो होता है केवीएस, केंद्रीय विद्यालय संगठन। अर्थात केंद्रीय विद्यालय में आप शिक्षक तभी बन सकते हैं जब आप सीटेट एग्जाम पास होंगे। अगर आप सीटेट पास नहीं है तो केवीएस का फॉर्म भी नहीं भर सकते। ठीक है ना। दूसरी बात यह है कि आपके सामने आता है कौन सा, तो आपके सामने आएगा दूसरा अपॉर्चुनिटी, एनबीएस, नवोदय विद्यालय संगठन। नवोदय विद्यालय का नाम आप लोगों ने सुना होगा, बच्चे जहां पर 5वीं क्लास के बाद में जाते हैं पढ़ने के लिए। तो नवोदय विद्यालय में आपकी भर्ती तब होगी जब आप सीटेट एग्जाम पास रहेंगे। सीटेट एग्जाम पास करने के बाद ही एनबीएस का फॉर्म भर सकते हैं, दूसरा अपॉर्चुनिटी। तीसरा यह है कि भाई केवीएस, एनबीएस, DSSB, दिल्ली सब ऑर्डिनेंस सिलेक्शन बोर्ड एक होता है दिल्ली में, इसकी बहाली होती है DSSB। तो DSSB का फॉर्म आप तभी भर सकते हैं जब आपका सीटेट क्लियर होगा। अर्थात सीटेट क्लियर नहीं हो तो आप इस फॉर्म को भी नहीं भर सकते। लेकिन आपका निगाह ना ही केवीएस पे होगा, ना एनबीएस पे होगा, ना DSSB पे होगा। आपकी निगाहें तो पूरा का पूरा टिका होगा कहां पर, बिहार टीचर। सही है कि नहीं, बोलिए। इसी पर टिका होगा कि हमको केवीएस एनबीएस वगैरह वगैरह में नहीं जाना, हमको जाना भाई बिहार टीचर में, अपने गांव घर की नौकरी करनी है ना। अच्छा, ये बात आपके दिमाग में सेट कैसे हो गया कि भाई हमको बिहार टीचर ही बनना है, क्योंकि कंफर्ट जोन में चले आएंगे आप, है ना। पहले तो ऐसा बात था कि भाई गांव में आपकी जो है नौकरी होती थी, लेकिन अब वो ऐसा बात नहीं है। अब तो थोड़ा सा इधर उधर कर रहा है, लेकिन फिर भी बहुत कंफर्टेबल है। आप अपने राज्य में रहकर, अपने जिला में रहकर इस नौकरी को कर सकते हैं, है ना। जबकि केवीएस एनबीएस में ऐसा सुविधा आपको मिलने वाला नहीं है ना।
तो इसीलिए हम लोग कंफर्टेबल है, हम लोग चाह रहे हैं कि भाई बिहार टीचर में ही हमारी नौकरी हो। लेकिन ध्यान रखें इस बात का कि बिहार टीचर भी अगर आपको बनना है तो उसके लिए सीटेट पास करना होगा। अगर आप सीटेट पास नहीं है तो बिहार टीचर का फॉर्म जो आता है, जो बीपीएससी एग्जाम ले रही है, उसका आप फॉर्म भी अप्लाई नहीं कर सकते हो अगर आप यह पास नहीं है तो। इसका मतलब ये क्लियर कि अगर आपको बिहार में भी शिक्षक बनना है तो उसके लिए आपको सीटेट की परीक्षा यानी कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा को उत्तीर्ण करना होगा। नहीं उत्तीर्ण कीजिएगा तो फिर बिहार में भी आप शिक्षक नहीं बन सकते हैं, ठीक है ना। तो बस अब हमको टारगेट ये रखना है कि हमको आना है भैया 8% वालों में, हमको 92% वाला में नहीं जाना है, हमको पास की कैटेगरी में आना है। और इस पास की कैटेगरी के लिए आज से जो हमारा स्ट्रैटेजी होगा बाबू, वो होगा 3 महीने का। आपको समय देना है कितना दिन? 90 दिन। आप हमको 90 दिन का समय देंगे। 90 दिन जब आप समय देंगे तो 90 दिन हम आपको पढ़ाएंगे। उसके बाद में 60 दिन, इस 90 दिन में जैसे ही हमारा 45 दिन पूरा हो जाएगा, अर्थात 1.5 महीना का कोर्स जब हम आपको करा देंगे, तो उसके बाद में आपसे हम थोड़ा सा टाइम ज्यादा लेंगे। अभी तो 1.5-2 घंटा टाइम ले रहे हैं आपसे, लेकिन जैसे ही 45 दिन हो जाएगा तो आपसे टाइम थोड़ा ज्यादा लेंगे और 2 घंटा और दिन में हम एक्स्ट्रा टाइम लेंगे आपसे, और इसमें आपको कराएंगे हम सेट प्रैक्टिस, है ना। मतलब पढ़ाई के साथ साथ में सेट प्रैक्टिस आपका क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। और यह काम हमको कब तक करना है? जब तक हमारी परीक्षा नहीं हो जाती है, अर्थात जुलाई तक हमको यह काम करना है। तो 90 दिन का क्लास प्लस सेट प्रैक्टिस प्लस डाउट डिस्कशन प्लस मैराथन क्लास हमारे द्वारा, निखिल सर के द्वारा परीक्षा के अंत में खूब दिया जाता है, कोर्स को रिवाइज कराया जाता है। और हमको लगता है कि इतना काम अगर आप कर ले ईमानदारी से तो रिजल्ट छूटने वाला नहीं है। ईमानदारी से कीजिएगा तो। अब इसमें ऐसा कीजिएगा कि भाई एक दिन क्लास आए, 2 दिन गायब रहे, फिर 2 दिन आए, फिर 4 दिन गायब रहे, तो रिजल्ट भी वैसे ही गायब हो जाएगा। एकदम क्लियर बता रहे, कट टू कट। इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर आप मेहनत नहीं कीजिएगा तो रिजल्ट नहीं आएगा। इसमें थोड़ा सा भी संदेह मत कीजिएगा कि हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो हमारा हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी होगी, ध्यान रखिएगा, है ना। तो इसीलिए आपको समय कितना दिन का देना है? 90 दिन का आप हमारे पास समय दीजिए और हम आपको आत्मविश्वास दिलाते हैं, हम आपको ये सेल्फ कॉन्फिडेंस दिलाते हैं कि 90 दिन में आप में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है। और वह परिवर्तन सीटेट परीक्षा के पात्रता परीक्षा का सर्टिफिकेट के रूप में आपके हाथ में होगा, ठीक है ना। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा धैर्य और कठिन तपस्या, कठिन मेहनत करना होगा। हम आपको केवल अकेले यह मेहनत करने के लिए नहीं कह रहे हैं, हम आपके साथ में रहेंगे, हम आपको मेहनत कराएंगे। हमारे संस्थान के जितने भी फैकल्टी मेंबर हैं वो सभी लोग आपके साथ जुड़े रहेंगे। अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर हैं वो सभी लोग आपके साथ जुड़े रहेंगे, तभी आपका तैयारी को हम बेहतर कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद में क्या है कि नोट्स की सुविधा, आप हमारे संस्थान में जब आएंगे तो आपको कुछ भी लिखने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। मैं लिखवाता नहीं हूँ, या कोई भी टीचर यहाँ पाएंगे तो लिखवाएंगे नहीं, क्योंकि लिखवाने में टाइम समय थोड़ा सा ज्यादा व्यतीत हो जाता है। हम लोग का ऐसा मानना है, क्योंकि इस प्रोफेशन में हमसे ज्यादा बिजी बच्चा रहता है ना। अब किसी को कॉलेज जाना है, कोई ट्यूशन पढ़ाता है, कोई होम ट्यूशन पढ़ाता है, कोई हाउसवाइफ है, किसी को हस्बैंड के लिए लंच बनाना है, किसी को बच्चा को तैयार कराना है, किसी को स्कूल भेजना है, बहुत सारा काम होता है। कोई किराना दुकान चला रहा है, कोई परचून दुकान चला रहा है, समय कम होता है बच्चों के पास में। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि हमारे पास आप कुछ भी लिखेंगे नहीं, हम जो भी पढ़ाएंगे उसका रिटेन मटेरियल आपको प्रोवाइड कर देंगे। हम जो भी पढ़ाएंगे 2 घंटा 1.5 घंटा जो भी पढ़ाएंगे वो केवल केवल मेरा लेक्चर होगा, और जो लेक्चर हम देंगे वो आपको रिटेन में आपको मिला हुआ रहेगा। वो जा करके एक बार घर पर क्या करना है, रिवाइज कर लेना है। क्योंकि मेरा मानना है कि अगर लिखवाते तो सीधे 2 गुना समय ज्यादा लग जाएगा। मतलब फिर एक बार लिखवाएंगे, फिर एक बार उसको समझाएंगे, तो हमको लगता है कि 3 महीने का कोर्स 6 महीना जाना तय होगा। तो लिखवाएंगे नहीं, सारा का स्टडी मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करेंगे। और उसके बाद में ये है कि हर सब्जेक्ट में आपको पेडागोजी और फैक्ट वाला सवाल जो मिल रहा है
कंटेंट और फैक्ट, कंटेंट और पेडागोजी वाला सवाल, तो कंटेंट वाले का क्लास अलग चलेगा और फैक्ट वाले और पेडागोजी का सवाल क्या होगा, अलग चलेगा। और हर विषय में पेडागोजी आपको पढ़ाया जाएगा। मैथ में 15 नंबर का जो फैक्ट वाला है उसका क्लास अलग दिया जाएगा, और 15 नंबर का कॉन्सेप्ट वाला है उसका क्लास अलग मिलेगा। मतलब एक टीचर जो आएंगे वो पढ़ाएंगे आपको गणित शिक्षण, और एक टीचर आएंगे वो भी गणित ही पढ़ाएंगे, लेकिन वो गणित कंटेंट पढ़ाएंगे। ईवीएस में भी वैसे ही रहेगा, एक पर्यावरण शिक्षण वाले रहेंगे, एक पर्यावरण कंटेंट वाले रहेंगे, और दोनों का नोट्स भी क्या होगा, अलग अलग होगा। उसी तरह से हिंदी में भी कंटेंट वाले टीचर अलग होंगे, पेडागोजी वाले टीचर अलग होंगे। जो एक हिंदी पढ़ाने वाले सर आएंगे वो आपको गद्यांश पद्यांश ग्रामर पढ़ाएंगे, जबकि एक हिंदी वाले सर जब आपके पास आएंगे तो गद्यांश पद्यांश ग्रामर नहीं पढ़ाएंगे, वो क्या पढ़ाएंगे, वो पढ़ाएंगे हिंदी शिक्षण की बच्चा को हम हिंदी कैसे सिखाएं। ठीक है बात। तो ये सारा सब्जेक्ट का मामला कुछ इसी प्रकार है। तो बताइए आप सभी तैयार है इस 90 दिन की रणभूमि के लिए? आप सभी को कमर कसना होगा, आप सभी को खूब मेहनत करना होगा, और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि बहुत ही बढ़िया हर साल अच्छा रिजल्ट देते हैं। और आप लोग भी, जब हजारों छात्र यहाँ से पास करके निकल गए, ये छोटा सा रूम को आप जो देख रहे हैं, इससे कितने लोग शिक्षक बन गए। इस बेंच पर बैठे बैठे कितने लोग सरकारी विद्यालय में एक कुर्सी को ले लिए, है ना। तो इसका अहमियत बहुत ज्यादा है आपके, और बहुत सारे का जीवन यह परिवर्तित कर चुका है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब हजारों छात्रों का जीवन यह परिवर्तित कर सकता है, तो यह जगह आपके लिए भी सौभाग्यशाली हो सकता है। लेकिन आप अगर ईमानदारी से मेहनत करें तो। ठीक है। अब ये कहानी था किसका बताइएगा, सिलेबस का। हमको लगता है कि आई थिंक आपको सिलेबस पूरा क्लियर हो गया होगा कि भाई हमको करना क्या है। ठीक है। डिटेल एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा हम इसलिए किए। अब आप लोगों को कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमसे पूछ लीजिए, क्योंकि कल से जो हम क्लास कराएंगे उसमें आपको केवल पढ़ाएंगे। अब आपका जो ये सब डाउट होगा उस पर हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि सिलेबस पीछे चला जाएगा हमारा। तो आज भर हम आपको समय देते हैं। अगर आपको कहीं दिक्कत हो रहा है कि सर इसमें ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, जो भी डाउट है आप हमसे पूछ सकते हैं, चाहे वो ऑनलाइन में बच्चे हो चाहे वो ऑफलाइन में बच्चे हो। ठीक है। बताइए कोई डाउट कहीं पर आ रहा है, बताइए। कहीं पर आपको ऐसा लग रहा है एकदम, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से जो भी मन में आ रहा हो आप पूछ सकते हैं कि सर हमको यहाँ पर दिक्कत है कि यहाँ पे ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, कोई दिक्कत नहीं, बताइए। 1 से 5 में फॉर्म वही भर सकता है जो डीएलएड किया। ठीक है ना। बीएड वाले बच्चे 1 से 5 में फॉर्म नहीं भर सकते हैं, रोक लग गया, आपको पता होगा, है ना। और पेपर 2 में मतलब 6 से 8 में वही लोग फॉर्म भर सकते हैं जो बीएड किए, लेकिन नहीं डीएलएड वाला भी भर सकता है। लेकिन डीएलएड वाला तब भर सकता है जब उसका डीएलएड के साथ में ग्रेजुएशन होगा। अगर आपका ग्रेजुएशन और डीएलएड दोनों है और दोनों का सेशन अगर मैच नहीं हुआ है तो आप 6 से 8 के फॉर्म को भी भर सकते हैं। ठीक है। बताइए कोई दिक्कत, ये भी क्लियर हम आपको कर दिए कि कौन लोग 1 से 5 को भरेंगे और कौन लोग 6 से 8 के फॉर्म को भरेंगे। अब कोई डाउट है, बताइए। है कोई डाउट नहीं, मिटाया जाए इसको अब, है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई पर। सिलेबस की चर्चा हो गया। देखिए जो भी आप पढ़िएगा उसका रिकॉर्डिंग फॉर्म में आपको पूरा क्लास, जितना भी क्लास हम लोग कराएंगे ना, उस सब का रिकॉर्डिंग एप्लीकेशन पे अवेलेबल रहेगा। अगर आप किसी दिन छतौनी ब्रांच पे क्लास नहीं भी आते हैं लेकिन आना है, ऐसे कर रहे हैं जैसे किसी दिन अगर बहुत ज्यादा दिक्कत हो गया कि नहीं आ पाए मजबूरी में, तो आपका क्लास छूटेगा नहीं। पूरा क्लास जो है रिकॉर्डिंग वे में आपके एप्लीकेशन पे अवेलेबल रहेगा। हम जो भी बात आपको अभी पढ़ा रहे हैं आप घर जाइएगा तो ये सारा रिकॉर्डिंग आप फिर से देख सकते हैं। ठीक है। और बिल्कुल जैसे आपको हम अभी पढ़ा रहे हैं सेम एज इट इज यही रिकॉर्डिंग इस पर डल जाएगा, सामने कैमरा लगा हुआ है। ठीक है ना। अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा किस पर, तो आपको कल एक नोट्स दिया जाएगा। कल आप लोग आइएगा तो एक नोट्स हम अपना देंगे
जिसको डेमो नोट्स हम लोग कहते हैं, है ना। तो डेमो नोट्स का, उसी नोट्स का जो कल हम नोट्स देने वाले हैं, उस नोट्स का पहला पेज हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। कल नोट्स दे दिया जाएगा, लेकिन आज केवल समझ लीजिए कि मामला क्या है। हम लोग कल जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हिंदी पेडागोजी, और हिंदी पेडागोजी में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे भाषा के बारे में। किसके बारे में? भाषा के बारे में। तो हमको सबसे पहले यह जानना होगा कि आखिर भाषा क्या है, भाषा किसे कहते हैं। अभी तक आपको इसके बारे में क्या जानकारी है? भाषा किसे कहते हैं आपके दृष्टिकोण से, बताइए। आप लोग भी तो व्याकरण वगैरह पढ़े ही होंगे पहले से, तो आपके दृष्टिकोण से क्या लगता है भाषा किसे कहा जाता है? भाषा क्या होता है? किसी को नहीं पता? भाषा किसी व्यक्ति का विचारों को व्यक्त करने का एक साधन है। हाँ, भाषा किसी व्यक्ति के विचारों का व्यक्त करने का साधन है, सही है। और बताइए, और कुछ आ रहा है दिमाग में? ऐसे चुप रहने से काम नहीं चलेगा। आप बनने वाले भविष्य के मास्टर हैं, शिक्षिका हैं, आप टीचर हैं। आपका जगह बेंच पर नहीं, आपका जगह यहाँ है। समझ पा रहे हैं हमारे बात को? तो चुप रहने से काम चलने वाला नहीं है हमारे क्लास में, तो बिल्कुल नहीं। आपको बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप नहीं बोलिएगा तब तक आप नहीं सीखिएगा, मुझे पता है। इसलिए आदत डालिए बोलने का। तो देखिए, भाषा के बारे में बहुत सारी अवधारणाएं हमारे दिमाग में पहले से भी बना हुआ है कि भाषा के द्वारा हम अपने मन के विचार को व्यक्त करते हैं, हम अपने भावना को व्यक्त करते हैं। मन के विचार को व्यक्त करने का माध्यम या फिर साधन क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। ये सब बहुत ही सामान्य परिभाषाएं हैं जो बचपन से हम लोग रटते आ रहे हैं कि मन के भाव को व्यक्त करने का साधन या माध्यम क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। बचपन से रटते आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये ध्यान देना है कि आप लोग ट्रेंड हो रहे हैं। आप 2 साल का ट्रेनिंग करने के बाद में आपके परिभाषा में या फिर हम कहें तो आपके डेफिनेशन में थोड़ा सा इफेक्टिव होना चाहिए, बहुत ही प्रभावी होना चाहिए। आपका जो परिभाषा है वो थोड़ा सा स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो भाषा को हम लोग ऐसे परिभाषित भी कर सकते हैं कि भाषा संप्रेषण का वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भाव भावनाओं को एक दूसरे के सामने अभिव्यक्त या व्यक्त करते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। भाषा संस्कृत के भास धातु से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना। अर्थात हम अपने विचारों को बोलकर, हम अपने अभिव्यक्ति को बोलकर अगर प्रकट करते हैं, मन के भाव को बोलकर अगर प्रकट करते हैं, तो उसका सबसे अच्छा माध्यम कौन है? भाषा है। अर्थात विचारों का या अपनी अभिव्यक्ति को एक दूसरे के सामने प्रकट करना ही क्या कहलाता है? भाषा। लेकिन इसमें पहला लाइन हमने क्या बोला, आपने ध्यान दिया? हमने पहला लाइन ये बोला कि भाषा संप्रेषण का माध्यम है। भाषा संप्रेषण का माध्यम है, ये बोले हैं ना हम। लेकिन सवाल यह है कि यहाँ पर एक नया पॉइंट हमारे सामने निकल कर आता है, जिसका नाम होता है संप्रेषण। हम लोग जानेंगे कि संप्रेषण क्या है। संप्रेषण को इंग्लिश में बोलते हैं बाबू कम्युनिकेशन। क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन का व्यवहारिक जो अर्थ होता है वो होता है आदान प्रदान करना। आदान प्रदान करना। अर्थात कम्युनिकेशन को अगर हम व्यवहारिक शब्दों में जानना चाहें, व्यवहारिक भाषा में जानना चाहें, तो कम्युनिकेशन का सीधा सीधा मतलब यही होता है आदान प्रदान करना। ठीक है ना। अर्थात कम्युनिकेशन तब संभव हो पाएगा जब हमारे पास में क्या होगा? भाषा होगा। हमारे पास में अगर भाषा नहीं है तो हम संप्रेषण नहीं कर पाएंगे। जैसे हमारे पास लैंग्वेज ही नहीं रहता तो हम कैसे बोलते हैं? हम अपने मन के विचार को कैसे प्रकट करते हैं, है ना। अगर आपके पास भी भाषा नहीं रहता तो हमारे विचारों पर आप फीडबैक कैसे देते? जैसे हम अभी आपको समझाए हैं, सिखाए हैं सिलेबस के बारे में, तो हम बोले ना कि आप लोगों को समझ में आया, तो आप लोग बोले यस सर। तो मान लीजिए आपके पास भाषा नहीं रहता तो आप फीडबैक कैसे देते? यस सर या नो सर। अर्थात आप भी अपने मन के विचार का आदान प्रदान किसके द्वारा कर रहे हैं? भाषा के द्वारा।
और हम भी अपने मन के विचार का आदान प्रदान किसके द्वारा कर रहे हैं? भाषा के द्वारा। अर्थात भाषा जो है वो आदान प्रदान का माध्यम है, और उसी आदान प्रदान को हम लोग क्या कहते हैं? उसी आदान प्रदान को हम लोग क्या कहते हैं? तो संप्रेषण कहते हैं। अर्थात कम्युनिकेशन जो है, भाषा के द्वारा ही हम कम्युनिकेशन को संभव बना पाएंगे। अगर हमारे पास भाषा नहीं रहेगा तो कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं होगा। इसीलिए पहला कथन हमेशा अपने जीवन में याद रखना कि भाषा संप्रेषण का माध्यम है। संप्रेषण मीन्स कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन मीन्स आदान प्रदान करना। यानी कि व्यक्ति अपने सामान्य जीवन में जो भाषा की आदान प्रदान करता है, बातों का आदान प्रदान जो होता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? संप्रेषण। और यह संप्रेषण तब संभव है जब हमारे पास भाषा है। बोले नहीं समझ में आ रहा है क्या? आ रहा है ना? भाषा संप्रेषण का माध्यम है। अब देखना, संप्रेषण पॉसिबल कब होता है? संप्रेषण पॉसिबल कब होता है? आदान प्रदान पॉसिबल कब होगा? और आदान प्रदान को सही और सार्थक कब माना जाएगा? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए, कम्युनिकेशन का मतलब आदान प्रदान होता है, और संप्रेषण में जो फीडबैक होता है, फीडबैक 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 को हम लोग हिंदी में बोलते हैं पृष्ठपोषण। क्या बोलते हैं? पृष्ठपोषण, है ना? पृष्ठपोषण बोलते हैं हम लोग फीडबैक को, है ना? पृष्ठपोषण जो होता है भाषा में, वो 3 प्रकार का होता है। कौन कौन? तो एक होता है हमारा मौखिक पृष्ठपोषण। क्या होता है बाबू? मौखिक पृष्ठपोषण, मौखिक पृष्ठपोषण। और दूसरा जो होता है, जिसको हम लोग कहते हैं लिखित पृष्ठपोषण, लिखित पृष्ठपोषण। और तीसरा पृष्ठपोषण जो होता है, उसको हम लोग बोलते हैं सांकेतिक पृष्ठपोषण, सांकेतिक पृष्ठपोषण। तो संप्रेषण में पृष्ठपोषण कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। अब पृष्ठपोषण का मतलब क्या हुआ? सामान्य अर्थ में अगर सोचे तो रिप्लाई करना। तो रिप्लाई आदमी 3 तरह से दे सकता है। या तो बोलकर दे सकता है, या तो लिखकर दे सकता है, या फिर इशारा से दे सकता है। तो बोलकर रिप्लाई देना मौखिक पृष्ठपोषण, लिखकर रिप्लाई देना लिखित पृष्ठपोषण, और संकेत के द्वारा रिप्लाई देना क्या होगा? सांकेतिक पृष्ठपोषण। लेकिन अगर रिप्लाई नहीं दिए आप तो संप्रेषण नहीं हुआ। रिप्लाई देंगे तभी संप्रेषण पॉसिबल है, रिप्लाई नहीं देंगे तो संप्रेषण संभव नहीं हुआ। इस बात को मानना पड़ेगा आपको। जैसे सपोज दैट मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, उदाहरण के द्वारा समझने का थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा, है ना? जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया कि बिहार की राजधानी पटना है ना? तो आते आते हमारा एक सवाल रहा कि बिहार की राजधानी पटना है ना जी। क्लास में जैसे हम घुसे तो हमने कहा कि बिहार की राजधानी पटना है ना जी, है ना? तो अब बच्चों का रिप्लाई आना चालू हो जाएगा। कैसे रिप्लाई आ सकता है? ऐसे, आपका शुभ नाम क्या है? नेहा। सपोज दैट हमारा क्वेश्चन ये था कि बिहार की राजधानी पटना है ना जी। तो नेहा बोली यस सर। नेहा क्या बोली? यस सर। बिहार की राजधानी पटना है ना जी, हमारा क्वेश्चन ये था। तो नेहा का जवाब, नेहा का फीडबैक क्या था? यस सर। ठीक है ना? लेकिन उनके बगल में जो लड़की बैठी हुई है, आपका क्या शुभ नाम है? क्या? झिलमी। अच्छा, अब झिलमी जब बैठी हुई थी तो ये यस सर नहीं बोली, लेकिन यह पेज पर यस सर लिख करके हमको दिखाई, पेज पर यस सर लिख करके हमको दिखाई। तो नेहा का जो पृष्ठपोषण था वो कैसा था? मौखिक था। लेकिन झिलमी का जो पृष्ठपोषण था वो कैसा था? लिखित था, सांकेतिक नहीं था, लिखित है ना? आपका क्या नाम है? साबड़ी। हाँ, तो साबड़ी अब बगल में बैठी है तो वह ना ही यस सर बोली और ना ही यस सर लिख के दिखाई, सीधे अपने मुंडी को हिलाई। समझ में आ रहा है ना? अब समझिएगा, साबरी के द्वारा जो दिया गया पृष्ठपोषण है वो कौन सा पृष्ठपोषण है? सांकेतिक, सांकेतिक पृष्ठपोषण। आपका क्या नाम है बाबू? अभय। अभय जी भी बैठे हुए थे सबसे पीछे वाले बेंच पर, और उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं किया।
अभय का कोई रिएक्शन नहीं आया। लेकिन पूरा कहानी जब खत्म हो गया, उस कहावत के अंदाज में मैं कहना चाहता हूं कि पूरा रामायण समाप्त हो गया, तुम कह रहे हो सीता का विवाह बाकी है ना। अब क्या हुआ कि अभय जी कह रहे हैं, जब ये सब क्रिया प्रक्रिया हमारे नेहा, झिलमी, साबरी के बीच में जो चल रहा था, ये सब चल रहा था फीडबैक वाला बात, तब अभय जी लास्ट में खड़ा होकर कह रहे हैं कि सर क्या बता रहे थे, समझ में आ रहा है ना। तो क्या बताइए, हमारे और अभय जी के बीच में संप्रेषण पॉसिबल हुआ? नहीं हुआ। लेकिन आप ही बताइए ना, नेहा से, झिलमी से, साबरी से, ये सभी लोग से हमारा संप्रेषण पॉसिबल हुआ है कि नहीं हुआ? हुआ है। भले किसी से मौखिक हुआ, किसी से लिखित हुआ, किसी से सांकेतिक हुआ, लेकिन हम तो कह रहे हैं कि पृष्ठपोषण तीन में से किसी भी एक प्रकार से हो सकता है। वो मौखिक भी हो सकता है, वो लिखित भी हो सकता है, वो सांकेतिक भी हो सकता है। अर्थात हमारे कहने का मतलब ये हो गया कि अगर कोई व्यक्ति बोलता है, यहां पर ध्यान देना मेरे बाबू, देखो यहां पर एक पिक्चर तुमको दिख रहा है ना, तो अगर कोई व्यक्ति बोलता है और अपने मन के विचार को जब वो बोल रहा है, तो कोई व्यक्ति उसको किसी न किसी माध्यम से सुनता है। सपोज देखो यहां पर यह व्यक्ति बोला और बोलने के बाद में किसी न किसी माध्यम से यह व्यक्ति सुना, क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती। आप लोग पढ़े होंगे फिजिक्स में। तो किसी माध्यम से यह व्यक्ति सुना और सुनने के बाद इसके मन में कुछ विचार आए, किसके प्रति? तो इसके बोली के प्रति, इसके भाषा के प्रति, इसके विचार के प्रति। कुछ विचार जब आया तब यह व्यक्ति क्या दिया? उसी बात पर अपना फीडबैक दिया, बोले ना। और वो फीडबैक कैसा था? कोई व्यक्ति मौखिक भी दिया, या फिर सांकेतिक दे, या फिर लिखित दे। अगर तीनों में से किसी भी एक प्रकार से पृष्ठपोषण अगर दूसरा वाला व्यक्ति दिया है, तो हम समझेंगे भैया वहां पर संप्रेषण पॉसिबल हुआ है। लेकिन अगर तीनों में से किसी भी एक प्रकार से फीडबैक नहीं देगा, तो हम समझेंगे कि वहां पर संप्रेषण की क्रिया पॉसिबल नहीं हुआ। लेकिन ये तब संभव है जब हमारे पास भाषा है। अगर हमारे पास भाषा ही नहीं होता तो हम कैसे बोलते बिहार की राजधानी पटना है ना जी, नेहा कैसे कहती यस सर, है ना। और हमारे और नेहा के बीच में अगर संप्रेषण पॉसिबल हो रहा है, तो उसके पीछे सबसे मजबूत खंभा जो लगा हुआ वो भाषा है, बोलिए ना। अगर हमारे पास भाषा नहीं होता तो क्या हम इन लोगों से संप्रेषण सार्थक कर पाते? यह लाइन बिल्कुल क्लियर हो गया कि भाषा संप्रेषण का माध्यम। रटना कुछ भी नहीं है अपने जीवन में, अपना एक वसूल है कि हमको रटना नहीं है, हमको समझना। ठीक है। अगर तुमसे बाद में कोई पूछे कि व्हाट इज कम्युनिकेशन, तो मैं चाहता हूं कि तुम 10 मिनट उस पर बोल पाओ। अगर तुमसे कोई पूछे कि भाषा किसे कहते हैं, तो मैं चाहता हूं कि 5 मिनट तुम उस पर लेक्चर दे पाओ, है ना। ये होता है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट का मतलब यह नहीं होता कि एक लाइन में उत्तर देके पतली गली से निकल गए। आप टीचर हैं, आप शिक्षक बनने वाले हैं, भावी भविष्य के शिक्षक हैं, तो आपका जो जवाब होना चाहिए वो बहुत ही तर्कनात्मक होना चाहिए, बहुत ही लॉजिकल होना चाहिए, बहुत ही लहजापूर्ण होना चाहिए, और आपके जवाब में एक प्रभावशीलता होनी चाहिए, एक एफेक्शन होना चाहिए, एक अट्रैक्शन होना चाहिए, एक आकर्षण होना चाहिए। लेकिन वो सब तब संभव होगा जब आप 20 लाइन के विचार को दिमाग में रखिएगा, तब ना 5 लाइन बोल पाइएगा। एक ही लाइन दिमाग में रखिएगा तो आधा लाइन नहीं बोलिएगा। समझ में आ रहा है ना। इसीलिए कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा डिटेल समझने का प्रयास करना है। तो आप ही बताओ, सबसे पहले कोई व्यक्ति बोलता है, दूसरा व्यक्ति उसके बातों को सुनता है, सुनने के बाद में उसके मन में विचार आता है, विचार आने के बाद उस भाषा के प्रति अपना फीडबैक देता है। फीडबैक 3 प्रकार में से किसी भी एक प्रकार से हो सकता है। तो फीडबैक सांकेतिक, मौखिक या लिखित दे। आप बताइए संप्रेषण की क्रिया यहाँ संभव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। अर्थात संप्रेषण क्या है? तो
तो संप्रेषण जो है वो फीडबैक है। तीन में से किसी भी एक प्रकार से हमको फीडबैक मिल रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, संप्रेषण। यहाँ पर मैं आपको दो कॉन्सेप्ट सिखाने का प्रयास कर रहा हूं बाबू। सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये कि भाषा क्या है, तो भाषा संप्रेषण का माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भाव भावनाओं को एक दूसरे के सामने में अभिव्यक्त या व्यक्त करते हैं। भाषा संस्कृत के भाष धातु से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है बोलना, पहला बात। दूसरा, मैं आपको यह सिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि भाषा संप्रेषण का माध्यम है, तो संप्रेषण क्या है। तो संप्रेषण को कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन को कहते हैं आदान प्रदान करना। अर्थात जब कोई व्यक्ति बोलता है, दूसरा व्यक्ति उसको बातों को सुनता है, सुनने के बाद अगर तीन प्रकार में से किसी भी एक प्रकार से फीडबैक देता है तो हम समझेंगे कि वहां पर संप्रेषण की क्रिया सार्थक हुआ है। और संप्रेषण तो हम अपने आम जीवन में खूब करते हैं। जैसे दुकानदार के पास में जाते हैं और कहते हैं भैया 2 केजी सर्फ दीजिएगा, 5 साबुन दीजिएगा, तो दुकानदार कहता है अच्छा ठीक है। हमारे और दुकानदार के बीच में संप्रेषण पॉसिबल हो रहा है कि नहीं। जब हम कहते हैं कि भैया 1 केजी चीनी दीजिए तो दुकानदार कहता है ठीक है दे रहे हैं। तो हम बोले हैं, हम अपने विचार को व्यक्त किए हैं, तो दुकानदार क्या दिया है, फीडबैक दिया है। आज जब वह चीनी को माप लेता है उसके बाद में क्या कहता है, हो गया भैया लीजिए। फिर आप कहते हैं कितना पैसा हुआ, तो कहता है 55 रुपया। अच्छा ठीक है 100 रुपया लीजिए। फिर वो कहता है लीजिए 45 रुपया वापस। तो हमारे और दुकानदार के बीच में संप्रेषण हो रहा है, वो आदान प्रदान हो रहा है। लेकिन वह आदान प्रदान पॉसिबल कैसे हो रहा है मेरे बाबू, भाषा के द्वारा। अगर हमारे पास भाषा नहीं होता तो उस आदान प्रदान, वह आदान प्रदान हमसे पॉसिबल नहीं होता। हमको लगता है कि यह कॉन्सेप्ट अब एकदम क्लियर हो गया होगा कि संप्रेषण क्या है और भाषा क्या है, और भाषा संप्रेषण का माध्यम कैसे। और संप्रेषण में फीडबैक कितना प्रकार का होता है। हाँ, संप्रेषण में फीडबैक जो होता है वो 3 प्रकार का होता है, लिखित, मौखिक और सांकेतिक। किसी भी एक प्रकार से अगर आप फीडबैक देते हैं तो संप्रेषण की क्रिया वहां पर क्या माना जाएगा, सार्थक माना जाएगा। तो चलो 2 पॉइंट क्लियर, पहला भाषा क्या, दूसरा संप्रेषण क्या। बोलो समझ में आ रहा है। अब आ जाते हैं हम लोग तीसरा पॉइंट पर, भाषा के प्रकार के बारे में। एक बार बताइएगा चीजें क्लियर हो रहा है कि नहीं, बोर तो नहीं हो रहा है ना। आपको ऐसा नहीं ना लग रहा है कि हमको खुद समझ में नहीं आ रहा हो। कभी कभी आपको ऐसा लग भी सकता है, मैं अपना से तो सब कोई कोशिश करता है 110% देने का, लेकिन आप लोग नए छात्र हैं, कभी कभी आपका मन उब जाएगा है ना, कभी परेशान हो जाइए, कभी लगेगा कि ये सब क्या पढ़ रहे हैं हम, कभी आपको ऐसा लगेगा कि नहीं ये सब बेकार है। लेकिन नहीं, घबराना नहीं है, 2 दिन 4 दिन 5 दिन इत्मीनान से चीजों को समझना है, अपने आप मन लग जाएगा। ठीक है, भाषा के प्रकार के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो भाषा के प्रकार की अगर बात करें तो औपचारिक रूप से भाषा का 2 ही प्रकार है। एक होता है हमारा कौन सा, एक होता है हमारा मौखिक भाषा, मौखिक भाषा, और दूसरा होता है हमारा कौन सा, दूसरा हमारा होगा लिखित भाषा। ठीक है ना। इसमें कोई ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपसे कोई पूछे कि मौखिक भाषा क्या है तो कहिएगा बोलकर अपने विचार को प्रकट करना, कौन भाषा कहलाएगा, मौखिक भाषा। अच्छा, भाषा के बारे में तो आप इतना जान ही रहे हैं कि विचार को प्रकट करना भाषा है या उसका माध्यम भाषा है। तो मौखिक भाषा क्या है, तो बोलकर अपने विचार को जब हम प्रकट करेंगे तो मौखिक भाषा है। और जब हम अपने विचार को लिखकर प्रकट करेंगे तो कौन भाषा है, लिखित भाषा। एकदम सिंपल, बोलकर विचार को प्रकट करना मौखिक भाषा, और लिखकर विचार को प्रकट करना कौन भाषा, लिखित भाषा। लेकिन इस दोनों के अलावा में भले औपचारिक रूप से भाषा का 2 प्रकार हमें पढ़ना पड़े, लेकिन इस दोनों के अलावा में तीसरा पॉइंट भी हमारे सामने आता है जिसका नाम होता है सांकेतिक भाषा। अब मनोविज्ञान में इस भाषा के इस प्रकार का भी यूज खूब किया गया है। तो आपके मन में सवाल आता होगा कि सर जी आखिर सांकेतिक भाषा फिर कौन है। तो अगर आप बोले भाषा 2 ही प्रकार का है तो हाँ, भले यह फॉर्मल प्रकार नहीं है लेकिन इसको पढ़ना पड़ेगा। सांकेतिक भाषा का मतलब ये हो गया कि जिस विचार को हम संकेत के द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं, सांकेतिक भाषा। लेकिन सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल सबसे ज्यादा कौन करता है, तो बालक करता है, बच्चा करता है। बालक सबसे ज्यादा कौन भाषा का इस्तेमाल करता है, सांकेतिक भाषा का। और सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल बालक जो है किसकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए करता है,
तो शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए। शारीरिक आवश्यकता, शारीरिक आवश्यकता किसी भी बालक में कितना प्रकार का होता है? तो 3 प्रकार का। पहला होता है भूख, दूसरा होता है प्यास, और तीसरा जो होता है वो होता है नींद। भूख, प्यास और नींद, ये बच्चों का 3 क्या होता है? शारीरिक आवश्यकता। अगर और इस तीनों आवश्यकता को बच्चा पूरा कैसे करता है? तो सांकेतिक भाषा के द्वारा पूरा करता है। जैसे किसी बच्चा को, 1 साल का कोई बच्चा है, 6 महीने का कोई बच्चा है, 1.5 साल का कोई बच्चा है, आप समझिए कि 1 साल के किसी बच्चा को अगर भूख लगता है तो कहता है क्या कि मम्मी खाना दो? नहीं ना, वो रोना चिल्लाना अजीब सा व्यवहार करना चालू कर देता है। फाइनली उसकी मम्मी उसके संकेत को समझ जाती है और कहती है कि अच्छा इसको भूख लग गया। समझ रहे हैं? तो अपने वह शारीरिक आवश्यकता को कैसे पूरा किया? किस भाषा के द्वारा? संकेत के द्वारा, सांकेतिक भाषा के द्वारा। ठीक है। अगर किसी बच्चा को प्यास लगता है, 6 महीने का बच्चा, 7 महीने का बच्चा या फिर 1.5 साल का बच्चा को प्यास लगता है, तो 1.5 साल का बच्चा कोई आपको बोलेगा कि पानी दो, प्यास लगा हुआ है? नहीं ना। लेकिन गिलास देखने पर अपना मुंह बढ़ा सकता है, संकेत दे रहा है कि भाई हमरो प्यास लगा है, पिलाइए। हाँ, या फिर अगर उसको प्यास लगा हुआ है तो अजीब सा रोना चालू कर देगा। लेकिन उसके संकेत को कौन समझ आती है? मम्मी। मम्मी को लगता है कि अच्छा इसको प्यास लगा हुआ है, अच्छा इसको भूख लगा हुआ। लेकिन अपने वह शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति किस भाषा के द्वारा कर रहा है? सांकेतिक भाषा के द्वारा। अगर उसको नींद आ रहा होगा तो किसी गोद में नहीं रहेगा, परेशान रहेगा, बेचैन रहेगा। लास्ट में मम्मी फाइनली समझ आते हैं कि अच्छा इसका तब सोने का टाइम हो गया, इसीलिए रो रहा है। तो क्या कर रहा है? संकेत दे रहा है। क्योंकि इस तीनों के बिना वह रह ही नहीं सकता है। अगर कोई बच्चा खाएगा नहीं, अगर कोई बच्चा नींद नहीं लेगा, अगर कोई बच्चा पानी नहीं पिएगा, तो उसके बिना उसका जीवन संभव है? नहीं है। मतलब ये चाहिए ही चाहिए इसको, इसीलिए इसको शारीरिक आवश्यकता कहा गया है। फिजिकल नीड है ये एक प्रकार का, है ना। और इस नीड को बच्चा किस भाषा के प्रकार के द्वारा पूरा करता है? कौन से भाषा के प्रकार के द्वारा? तो सांकेतिक भाषा के द्वारा बच्चे इसको पूरा करते हैं। समझ में आ रहा है बातें हमारा? ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा सांकेतिक भाषा। और सांकेतिक भाषा में सबसे ज्यादा बच्चा अपने शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए किस भाषा का इस्तेमाल करते हैं? तो सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करते हैं। भाषा का प्रकार 2, मौखिक और दूसरा हो गया लिखित, और एक हो गया सांकेतिक भाषा। ठीक है, समझ पा रहे हैं? इसके बाद में एक और चीज हमारे सामने आता है जिसका नाम होता है लिपि। लिपि का नाम सुने? लिपि मैट्रिक इंटर की परीक्षा में खूब लिखे भी होंगे, देवनागरी लिपि, देवनागरी लिखे होंगे ना। लेकिन क्या आप अभी तक समझ पाए कि लिपि आखिर होता क्या है? भाषा में एक ये भी तो कॉन्सेप्ट है लिपि का। लिपि क्या है? मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं ना, जीवन में कभी नहीं भूलिएगा, पूरा याद रहेगा आपको, एकदम टेंशन मत लीजिएगा। हम आपको बता रहे हैं, ये सब आपके मानस पटल में बैठते हुए चला जाएगा। आपको लगेगा ही नहीं कि हम सीटेट पढ़ रहे हैं, आपको लगेगा कि सर जी जाकर 1.5 घंटा कहानी सुनाए हैं और हम सुने हैं, वो कहानी हमको याद हो गया। लिपि के बारे में यह बात ध्यान रखिएगा, लिपि जो होता है एक प्रकार का विशेष संकेत होता है। अर्थात जिस भाषा को हम बोलते हैं और जिस भाषा को आप सुनते हैं, तो हमारा जो बोलना और आपका जो सुनना हुआ, उस भाषा को लिखित रूप में, रिटन वे में प्रस्तुत करने के लिए एक विशेष प्रकार का, एक स्पेशल चिन्ह की जरूरत होती है। और उस विशेष प्रकार के चिन्ह को ही हम लोग क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। अगर हमारे पास लिपि नहीं होता तो हम बोलते, आप सुनते, लेकिन उसी भाषा को हम लिखित रूप में प्रकट नहीं कर पाते। लिखित रूप में प्रकट करने के लिए जो एक स्पेशल चिन्ह की जरूरत है, उस चिन्ह को देने का काम कौन किया है? तो लिपि किया है। तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर हमारे पास लिपि नहीं होता तो एकदम सिंपल फंडा है कि भाई हम अपने विचारों को
निश्चित तरीका से लिख ही नहीं पाते अगर हमारे पास लिपि नहीं होता तो। बोलो क्लियर, ये भी बात समझ में आया? तो लिपि का कॉन्सेप्ट भी आप समझ लिए, है ना। कल हम लोग आगे की टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आज हमने आपको सिलेबस की जानकारी दी। नहीं, देवनागरी लिपि का नाम है, देवनागरी लिपि का नाम है ना। देवनागरी लिपि का नाम है और हिंदी भाषा को हम लोग देवनागरी लिपि में लिखते हैं, ठीक है ना। अब देखिएगा, तो हम लोगों ने सिलेबस पर चर्चा की। आई थिंक आपको सिलेबस पूरा समझ में आ गया होगा। आज से आप ध्यान रखिएगा कि हमको रटने पर ज्यादा जोर नहीं देना है, समझने पर ज्यादा जोर देना है। पहला बात सीख लीजिए आज से ही, और आप अपने जीवन में इस चीज को आप आज से ही अपनाना चालू कर दीजिएगा, ठीक है। दूसरी बात, हमने आपको यह पढ़ाया कि भाषा क्या है। तो भाषा संप्रेषण का माध्यम है। आप लोग थोड़ा सा बताइएगा, भाषा संप्रेषण का माध्यम है कि नहीं है? अच्छा, संप्रेषण का माध्यम है, तो संप्रेषण का मतलब क्या होता है? कोई व्यक्ति बोला, उसके बाद को सुना, सुनने के बाद में जब वो फीडबैक दिया, तो वो फीडबैक कितने प्रकार का हो सकता है? 3 प्रकार का। कौन कौन बताइए? मौखिक, लिखित और सांकेतिक। अगर कोई व्यक्ति बोलता है, दूसरा व्यक्ति उसके विचार को सुनता है, सुनने के बाद में किसी भी एक प्रकार से अगर फीडबैक देता है, तो क्या संप्रेषण की क्रिया सार्थक माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? माना जाएगा। अर्थात ये क्लियर हो गया कि संप्रेषण तब संभव है जब हमारे पास भाषा है, और संप्रेषण तब पॉसिबल है जब हमारे पास फीडबैक है ना। अगर लिखित, मौखिक और सांकेतिक में से किसी भी एक प्रकार से फीडबैक नहीं मिलेगा, तो क्या हम संप्रेषण संभव माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। अभी हम आपको उदाहरण देकर भी समझाए थे, नाम फिर भूल गए, ठीक है ना। तो क्या होता है कि ये संप्रेषण पॉसिबल तब हो सकता है जब आपके पास में फीडबैक आ रहा हो। फीडबैक नहीं आ रहा हो तो संप्रेषण पॉसिबल नहीं है। फिर उसके बाद हमने आपको ये समझाया कि भाषा के प्रकार। औपचारिक रूप से भाषा का कितना प्रकार है? 2 प्रकार। एक होता है मौखिक भाषा, दूसरा होता है लिखित भाषा। बोलकर आप अपने विचार को प्रकट कर रहे हैं तो मौखिक भाषा है, लिखकर अपने विचार को प्रकट कर रहे हैं तो हमारा लिखित भाषा है। क्लियर है? उसके बाद हमने आपको बताया एक और तीसरा, सांकेतिक भाषा। तो बताइए आप लोग, बच्चे अपने शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए किस भाषा का प्रयोग करते हैं? सांकेतिक भाषा का। और बच्चों में शारीरिक आवश्यकता कितना प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। कौन कौन? भूख, प्यास, नींद। और इन तीनों आवश्यकताओं की पूर्ति बच्चे कहाँ से करते हैं? तो सांकेतिक भाषा के द्वारा करते हैं, ठीक है बात। संप्रेषण में फीडबैक कितना प्रकार का होगा? 3 प्रकार का। कौन कौन? मौखिक, लिखित और सांकेतिक, ठीक है। क्लियर हो गया? भाषा संप्रेषण का माध्यम है कि नहीं है? है। संप्रेषण तब संभव है जब हमारे पास भाषा है, और संप्रेषण तब सार्थक है जब हमारे पास फीडबैक है। फीडबैक नहीं मिलेगा तो संप्रेषण को सार्थक नहीं माना जाएगा। आई थिंक कि आपको इतना जानकारी अब क्लियरली समझ में आ गया होगा, और लगता है हमें कि 5 मिनट 10 मिनट आप इस पर बोल सकते हैं, भाषा पर, संप्रेषण पर, मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। अभी जितना हम आपको पढ़ाए हैं उसमें ऐसा एक भी चीज लगा कि बहुत ज्यादा बोझ है या फिर हमको समझ में नहीं आ रहा? तो आप यकीन कीजिएगा, आप यकीन कीजिए, 5 दिन क्लास करके आप देख लीजिए, ठीक है ना। आप यकीन कीजिए, जो भी मैं पढ़ाऊंगा, ये हमारे संस्थान के जो भी फैकल्टी है, सभी लोग जो भी पढ़ाएंगे, हम लोग एकदम से यहाँ पर सेट करके ही आपको भेजेंगे। घर पर ज्यादा मेहनत करने की आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। बस कंडीशन एक ही है बाबू, कि आपको रेगुलर 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 पर डे क्लास आना है। क्लास अब्सेंट अगर आप कीजिएगा तो दिक्कत होगा। क्लास अब्सेंट आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। अगर क्लास अच्छा लगा होगा तो अपने सहपाठियों को यह बात शेयर कीजिएगा। सभी लोग अलग अलग कॉलेज से बिलोंग करते होंगे, है ना। कौन कौन कॉलेज से हैं आप लोग? कहाँ से आप बीएड कर रहे हैं? डीएलएड है कि बीएड? बीएड है। 1 मिनट रुक जाइए। तो ऑनलाइन वाले बच्चों से अब विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों को ये बात शेयर कर सकते हैं। और हमारा क्लास ये यूट्यूब पर भी डाल देंगे, एप्लीकेशन के बाद यूट्यूब पर भी डाला जाएगा। सिलेबस की समझदारी जिस बच्चे को नहीं हो रही है उसको आप हमारा वीडियो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपको अगले क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।